Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We're discussing the mental health ordinance of Punjab, Pakistan in the last time. तो आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने जो बेसिकली जो 10, 11 and 12 जो मेन सेक्शन थे वो हमने कवर कर लिए थे और वही एडमिशन और डिस्चार्ज के साथ ज्यादा मुताबिकत रखते हैं। आगे हम आ जाते हैं इमरजेंसी होल्डिंग। So emergency holding, if in the case of a patient who is receiving treatment for mental disorder as an inpatient in a psychiatric facility who wishes or attempts to leave, or it appears to a medical officer, the patient is suffering from a mental disorder to a degree that it's necessary for his health or safety or protection of others, for him to be prevented from leaving the facility, and that it is not practicable to secure the immediate attendance of the psychiatrist in charge or his nominated medical officer for the purpose of furnishing the medical recommendations. ये सारी शराइत हों तो उसके बाद the medical officer will record that fact in writing, and that the event the patient may be detained in the hospital for a period of 24 hours. तो और उसके बाद फिर जब when the fact is so recorded, until the earlier arrival of the psychiatrist in charge of his nominated medical officer. Emergency holding ये है कि patient is receiving treatment for mental disorder as an inpatient in a psychiatric facility. Patient पहले ही psychiatric unit में admitted है और आपने उसको, और वो voluntary basis पे admitted है, आपने उसको involuntary करना है तो आप emergency holding power use कर सकते हैं. Then emergency powers, wherein in case of an emergency, medical practitioner is unable to obtain informed consent in writing, he may administer treatment notwithstanding with the provisions of section 51, that in professional opinion, it is necessary for saving the patient's life or preventing serious deterioration of his condition. और उसके बाद ये है कि or alleviating serious suffering by the patient, preventing the patient from behaving violently or being a danger to himself. ये emergency treatment powers हैं जो कि कोई भी जो कि medical practitioner है वो अगर नहीं informed consent नहीं ले सकता इन राइटिंग तो फिर आप इमरजेंसी में ट्रीट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आया है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, ईडी में है, एडी में है, तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? सो द वे यू कैन ट्रीट इज you have powers under the section 14 कि आप पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए या सीरियस डिटीरियोरेशन के लिए आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, या सीरियस सफरिंग ऑफ पेशेंट और सीरियस सफरिंग ऑफ अदर पीपल फ्रॉम द पेशेंट. इस सारे के लिए सेक्शन 14 आपको एम्पावर करता है कि आप उसको दे सकते हैं. तो व्हाट ट्रीटमेंट डू यू यूज फॉर रैपिड ट्रैंकुलाइजेशन, स्पेशली इमरजेंसी में कौन कौन सी ड्रग्स आप यूज करते हैं? सर बेंजोडाइज़पीन्स जो है वो यूज की जाती है, इंजेक्टेबल्स भी यूज की जाते हैं एंटीसाइकोटिक्स के. ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स कौन सी आप यूज करते हैं? सर लोग हेलोपेरिडोल यूज करते हैं और बाकी ज़ुक्लोपेंथिक्सोल. अच्छा, ज़ुक्लोपेंथिक्सोल ओरल या इंजेक्टेबल? सर इमरजेंसी में तो हम इंजेक्टेबल्स यूज करते हैं. इन व्हाट फॉर्म? वो जो डेपो है वो नहीं, जो दूसरे हैं वो. अच्छा, तो जो दूसरा है उसको ज़ुक्लोपेंथिक्सोल एसीटेट कहते हैं ना?
और ज़ुक्लोपेंथिक्सोल एसीटेट जो है वो जिसको कहते हैं क्लोपिक्सोल एक्यूफेज। जी सर। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मैं अब ये मतलब ये कि ये चीज आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले से है, और हम लोग ये गलती करते रहते हैं। और हमने ज़ुक्लोपेंथिक्सोल एसीटेट कभी भी आपने जो है वो A&E में नेवर एवर यूज, ठीक है, ओके इमरजेंसी सर। डिपार्टमेंट में कभी आपने यूज नहीं करना। हाँ, ज़ुक्लोपेंथिक्सोल एसीटेट, it is like a depot, it's a replacement for depot, it's a short term depot, ठीक है। it is not a full depot or it is not a rapid tranquilization measure, तो ये दोनों के दरमियान की एक चीज है। तो अब आपने इसको एज डेपो भी नहीं आप यूज कर सकते और एज आरटी भी नहीं यूज कर सकते। तो उसमें आपने फिर ये सिर्फ एडमिटेड पेशेंट्स के लिए होता है ज़ुक्लोपेंथिक्सोल एसीटेट, और ऐसे मरीजों के लिए होता है कि जिनको बार 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 आपको आरटी देनी पड़ रही है, रैपिड ट्रैंकुलाइजेशन देनी पड़ रही है। आपने अभी, आपको पता है कि पेशेंट जो है वो बेसिकली वो जो है पेशेंट आपको मतलब ये कि वो डेपो नहीं लेना चाहता इन द लॉन्ग रन, और डेपो के लिए रिफ्यूज कर रहा है। उसकी फैमिली भी यही कहती है कि जी वो गोलियां खा लेगा। लेकिन इस वक्त आपको कुछ करना है, और आप इस वक्त पिछले 3-4 दिन में कोई 8-10 हेलोपेरिडोल के इंजेक्शन दे चुके हैं। to prevent giving haloperidol again and again and again, और ऐसे पेशेंट में जिनमें आप आरटी पहले दे चुके हैं और काम नहीं कर रही, ऐसे पेशेंट्स में आपने देना है ज़ुक्लोपेंथिक्सोल एसीटेट या क्लोपिक्सोल एक्यूफेज। तो पेशेंट शुड बी एडमिटेड, तो पेशेंट यानी पहले से एडमिट होगा उसमें देना है, A&E में कभी नहीं देना। राइट सर। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है जी। तो जब A&E में जब आप देंगे तो विल गिव द हेलोपेरिडोल और लोराज़ेपाम। अच्छा, A&E में जो भी चीजें देनी है या इवन एडमिटेड पेशेंट्स को मेक इट अ हैबिट के कोशिश करें कि वो अगर ओरल ले लेना वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत के। इवन ये कि बहुत ज्यादा एजिटेटेड पेशेंट है तब भी आप कोशिश करें कि आप ओरल दे दें। अगर वो ओरल ले लेता है और आपके सामने इंजेस्ट कर लेता है, इट्स बेटर देन टू इंजेक्ट। तो लेकिन कोई अगर इंजेक्शन भी दे देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत एजिटेटेड पेशेंट है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। जब हम लोग A&E में मेडिसिन में काम करते थे ना, उस वक्त जो हमारे मेडिसिन के प्रोफेसर थे और अलामा इकबाल के प्रिंसिपल भी थे उस वक्त, वो यही A&E में जब भी आते थे तो वो ये कहते थे कि आप लोग क्यों इतना इंजेक्टेबल दे रहे हैं, इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन, ओरल दें। ओरल मतलब ये कि अगर आपने कोई स्टमक के लिए कुछ देना है, रेनिटिडीन देनी है, कुछ भी देना है, ओरल दें, दैट्स बेटर। तो ये कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, लेकिन इट्स अ प्रेफरेंस। अगर आप ओरल दे सकते हैं, फिर पेशेंट ओरल नहीं लेता तो फिर आप इंजेक्टेबल दे दें। लेकिन अगर आपको इतनी ही जल्दी है और पेशेंट बहुत ही ज्यादा मार कुटने पे तुला हुआ है तो फिर आप इंजेक्शन दे भी देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स हेलोपेरिडोल इंजेक्शन। ठीक है जी। इसी तरह ओलेंजापीन का भी एक इंजेक्शन अवेलेबल होता है यहाँ पे, यूके में होता है, आई थिंक आयरलैंड में भी होता है। यूके में हम लोग यूज करते रहे हैं ओलेंजापीन इंजेक्शन। आपके ओलेंजापीन एक्यूट नहीं इंजेक्शन होता सर। नहीं है ना? नो ठीक, सर। ठीक है। और ओलेंजापीन के कल किसी ग्रुप में बात हो रही थी कि अगर आपने ओलेंजापीन
देनी है ना, अगर आपने ओरो डिस्पर्सिबल देनी है तो ये भी एक ऑप्शन है रैपिड ट्रैंकुलाइजेशन की, कि आप 10 मिलीग्राम की जो जाइडेक्स, शायद उसका नाम है ज़ाइप्रेक्सा, जाइडेक्स, ये जाइडिस, ज़िप्रेक्सा जाइडिस, जेप्रेक्साजाइडिस, तो वो पेशेंट के मुंह में रखते हैं, वो घुल जाएगी, घुल के तो वो अंदर चली जाएगी, और अंदर जाके तो वो थ्रू स्टमक एब्जॉर्ब होगी। इट इज नॉट वो सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं है, लेकिन ये कि वो सिर्फ इस चीज को मेक श्योर करने के लिए है कि मरीज उसको स्वॉलो कर लेगा। अगर आप 2-3 मिनट भी आप होल्ड कर लें, अगर वो स्पिट नहीं कर रहा तो वो मरीज के अंदर पहुंच जाएगी ज़ाइप्रेक्सा, जबकि नॉर्मल ज़ाइप्रेक्सा जो है, नॉर्मल ओलेंजापीन है, उसको स्पिट कर सकता है। एक ये है, और दूसरी किसी ने बताई थी कि ज़ैनापीन, जो कि आई थिंक एडम जी फार्मास्यूटिकल्स वालों की है, वो कैप्सूल है, उसका कैप्सूल के अंदर से अगर आप पाउडर निकालें तो वो बड़ा टेस्टलेस किस्म का पाउडर होता है, और वो आप कोवर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, विच हैज इट्स ओन एथिकल प्रोज एंड कॉन्स। बाज पेशेंट्स में आप तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्टलेस होगी, तो वो उसमें वो ये तो नहीं, ओरो डिस्पर्सिबल तो आप नहीं उसको कह सकेंगे, यू कैन से कि जी इट इज अ कोवर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उसके बाद आपके पास इंजेक्टेबल्स की जो है वो भी होंगी। लोराज़ेपम इंजेक्शन, इज इट अवेलेबल और नॉट? नो सर। नहीं। और क्लोरप्रोमाजीन इंजेक्शन? चलो सर, शाबाश। क्लोरप्रोमाजीन इंजेक्शन है कि नहीं? जी भाई, क्लोरप्रोमाजीन लार्गेक्टिल का इंजेक्शन अवेलेबल है कि नहीं पाकिस्तान में? नो सर, अवेलेबल नहीं है। नहीं है, ठीक है। हमारे जमाने में लार्गेक्टिल, फेनर्गैन, ये दोनों होते थे। फेनर्गैन भी इंजेक्टेबल आती कि नहीं आती? सर इसका आइडिया नहीं है। सर आती है, सर आती आती है। है ना, ठीक है। तो अदर ऑप्शन जो आपके पास है ना, वो आप हेलोपेरिडॉल और फेनर्गैन ये भी दे सकते हैं, और समटाइम्स हेलोपेरिडॉल, फेनर्गैन एंड लोराज़ेपम। फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया जाए, 5 मिलीग्राम का इंजेक्शन, 7 फेनर्गैन और लोराज़ेपम दे दें, ये भी, ये सारी ऑप्शंस हैं जिस पे आप गौर कर सकते हैं। जाहिर है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन आपकी चॉइस आपकी अपनी है और आपके कंसल्टेंट की है, जिस तरह वो कहते हैं यू हैव टू डू दैट, लेकिन ये दीज आर ऑल दी ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी इमरजेंसी पावर्स होगी। उसके बाद एप्लीकेशन टू बी बाय होम टू बी प्रेजेंटेड, subject to the provision of subsection on a prescribed form shall be presented by the husband or wife of the patient. And if there is no husband or wife, the husband or wife is prevented by the reason of mental disorder, otherwise from making the presentation, or from absence of Pakistan by the nearest relative. तो जो सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले अप्लाई कौन कर सकता है मेंटल हेल्थ के लिए? सर ये सब सेक्शन 3 से क्या मुराद है इनका? कैन यू प्लीज टेल? कौन सा वाला? 15 के? नहीं, ये कह रहे हैं कि सब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3, इससे क्या मुराद है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सब सेक्शन 3 ये आ जाएगा ना, no person shall present an application unless he has attained the age of majority, लेकिन and has within 14 days before presentation of the application personally seen the said patient. तो उसमें यह है कि जब आपके रिलेटिव्स प्रॉक्सी कॉन्सेंट नहीं दे सकते, जो कि शायद हो सकता है अभी भी ये प्रैक्टिस हो, लेकिन प्रैक्टिस जो अकॉर्डिंग टू द लॉ होगी वो ये होगी कि जो आपका जो नियरेस्ट रिलेटिव है
जो कि भी हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर कोई और, अगर हस्बैंड या वाइफ ना हो फिर कोई और नियरेस्ट रिलेटिव है, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, चाचा ताया, कोई भी जो भी नियरेस्ट रिलेटिव है वो अप्लाई करेगा उसके लिए, उसकी इनवॉलंटरी डिटेंशन के लिए। जो अप्लाई कर रहा है वो एडल्ट होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो अप्लाई कर रहा है उसने पिछले 14 दिन के अंदर अंदर मरीज को देखा है। अगर वो हस्बैंड है तो वो तो साथ ही रह रहा है, तो बेहतर यह है कि जो साथ रह रहा है वो अप्लाई करे, जिसने मरीज को देखा है। ऐसा ना हो कि अमेरिका से उठ के कोई बंदा कह दे कि जी मेरी बेटी को आप एडमिट करें, और बाप खुद अमेरिका में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो पिछले 14 दिन में आपने उसको फिजिकली देखा नहीं है। चाहे आपने, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, चाहे आपने वो व्हाट्सएप पे चैट की हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने फिजिकली नहीं देखा, यू कांट अप्लाई। तो पिछले एक तो ये कि एडल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप 13 साल की बच्ची है और वो कह रही है कि जी मेरी मामा को आप एडमिट कर लें क्योंकि मामा बहुत हाइपर हुई हुई है। वो 13 साल की बच्ची नहीं कर सकती, बच्ची का बाप अप्लाई कर सकता है, अगरचे दोनों मरीजा के साथ रहते हैं। ठीक है। If the application is not presented by the husband or wife, where there's no husband or wife, by the nearest relative of the patient, the application will contain a statement of the reason why it is not so presented by the husband or wife or the nearest relative, and of the connection of the applicant with the patient, circumstances under which he presents the application. So उसके बाद जो है वो, अगर हस्बैंड या वाइफ नहीं होते फिर आप कोई भी नियरेस्ट रिलेटिव ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर यू हैव टू डॉक्यूमेंट द रीजन कि हस्बैंड क्यों नहीं अप्लाई कर रहा। तब यह कि मिसाल के तौर पे जो मरीज की खाला है वो रहती है मुल्तान में, तो वो अप्लाई कर रही हैं और उन्होंने मरीज को जो है वो तकरीबन 10 दिन पहले देखा था, तो शी कैन। लेकिन सबसे पहले जब मरीज की वाइफ उसके साथ रह रही है तो वो क्यों नहीं कर रही, सबसे पहले उसका होना चाहिए। और अगर कोई भी नहीं कर सकता तो फिर आपको जो है वो कोई ना कोई रीजन लिखनी पड़ेगी कि क्यों अब अभी तक आपको कोई नियरेस्ट रिलेटिव नहीं मिला। द एप्लीकेशन विल बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ द prescribed particulars by the person making such statement. उसमें सबसे पहला जो होता है वो यही होता है कि फैमिली अप्लाई करती है, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। एन एप्लीकेशन, दूसरा स्टेप आ जाता है कि अब आपने अप्लाई कर दिया है पहले स्टेप में फैमिली ने, अब दूसरा स्टेप शुरू होता है। एन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ पेशेंट टू साइकियाट्रिक फैसिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस duly completed in accordance with this section which is being admitted shall be sufficient authority for the applicant or any other person authorized by the applicant to take the patient and convey him to a psychiatric facility. अब एक दफा आपने अप्लाई कर दिया है तो अब आप उसको साइकियाट्रिक फैसिलिटी पर लेके जा सकते हैं within the following periods. एक दफा आपके जो रिलेटिव है उसने कागज पे लिख के दे दिया है या फॉर्म पे लिख के दे दिया है किसी पे, तो फिर आप उसको साइकियाट्रिक फैसिलिटी में लेके आ सकते हैं। आइडियली जब साइकियाट्रिक फैसिलिटी से मुराद है तो A&E से शुरू होना है, क्योंकि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो वो A&E के डॉक्टर उसको रूल आउट करेंगे, फिर वो आपके वार्ड में जाने देंगे। ठीक है। Can a member of the public also proceed with the application? Good question. अभी देखते हैं, मेरा ख्याल अभी तक तो जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि नियरेस्ट रिलेटिव होना चाहिए, बट आई एम नॉट फेमिलियर, लेकिन इट मे बी। दूसरे मुमालिक में ऐसा होता है कि मेंबर ऑफ द पब्लिक कर सकता है अप्लाई, स्पेशली इन आयरलैंड। यूके में मेंबर ऑफ द पब्लिक यूजुअली नहीं होता, बल्कि ऑथराइज्ड
ऑफिसर जो कि आयरलैंड में भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, जो कि मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है, और उसको अप्रूव्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कहते हैं, वो यूजुअली एक सोशल वर्कर होता है इन यूके, और इन आयरलैंड यूजुअली साइकाइट्रिक नर्स, अनऑथराइज्ड साइकाइट्रिक नर्स, तो वो अप्लाई करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। और आजकल यूके और आयरलैंड दोनों जगह पे ये प्रैक्टिस है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर या अप्रूव्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो ही अप्लाई करते हैं। फैमिली को अब कोशिश की जाती है, इवन इन आयरलैंड, आज से 10 साल पहले फैमिली वाले ही ज्यादा अप्लाई करते थे, अब कोशिश ये होती है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो ही पहला स्टेप करे, क्योंकि उससे हो क्या रहा था कि फैमिली के दरमियान रिफ्ट्स बढ़ रही थी कि जी मेरे अगर एक बंदा जो है वो, उसकी वाइफ ने उसको वो एडमिट करवा दिया है, तो वो तो अपनी वाइफ के खिलाफ हो जाएगा, और अगर पहले ही उसको अगर डिल्यूजन्स ऑफ मॉर्बिड जेलसी आ रही हैं कि वाइफ इज हैविंग एन अफेयर, तो वो तो मजीद खिलाफ हो जाएगा, वो तो कहेगा कि बस ये तो है ही मेरे खिलाफ, ये तो पक्का पक्का मुझे लॉक करना चाहती है। इस सारे को प्रिवेंट करने के लिए अब कहा जाता है कि जी अगर कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर करे तो मेंबर ऑफ द पब्लिक विल सी कि पाकिस्तान उसमें कर सकता है कि नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद इन द केस ऑफ अच्छा, उसके बाद जो है वो इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन टू अ साइकाइट्रिक फैसिलिटी, उसके बाद पेशेंट साइकाइट्रिक फैसिलिटी में आ जाएगा। इन द केस एन एप्लीकेशन मेड other than an emergency application within the period of 14 days beginning with the date of the from the which the patient was last examined by an approved psychiatrist or medical officer as the case may be before giving a medical recommendation for the purposes of application। उसके बाद जो एक medical recommendation होगी वो जो है वो एक medical officer या एक approved psychiatrist वो दे देगा। And in the case of an emergency application under section 12, the period of sorry for interrupt sir, यही जो पॉइंट आप बता रहे हैं ए, इसमें ये 14 डेज वाली जो बात की है इसके बारे में समझ नहीं आया था when I tried to study it myself, so can you please elaborate it a bit more, that in case of an application made other than the emergency application within a period of 14 days, can you please elaborate this? अच्छा, एक तो ये है ना कि जी आपने मरीज को एडमिट करवाया है, अभी आप A&E में लेके आए हैं, आपने एडमिट करवाया, फैमिली वालों ने उसको दाखिल कर लिया है। दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है कि वो आप पिछले 14 दिन से आप कंसर्न शो कर रहे हैं, आउट पेशेंट्स में उसको ला रहे हैं, कंसर्न है अपनी जगह, आप रोजाना जो है वो कंसल्टेंट के क्लिनिक पे या आउट पेशेंट्स में आप उसको लेके आ रहे हैं। इन द केस तो इसमें यह है कि कह ये क्या रहे हैं कि जी द एप्लीकेशन for admission of a patient to psychiatric facility under this ordinance duly completed in accordance with the section under which he is being admitted will be sufficient authority for the applicant or any person authorized by the applicant to take the patient and convey him to a psychiatric facility at any time within the following periods। That is to say कि आपने एक एप्लीकेशन मेक हो गई है, अब आप उसको साइकाइट्रिक फैसिलिटी में ले जा सकते हैं। In the case the application made other than an emergency application within period of 14 days beginning from the date from which the patient was last examined by an approved psychiatrist or medical officer as the case may be before giving a medical recommendation for the purposes of the application। तो साइकाइट्रिस्ट ने उसको 14 दिन के अंदर अंदर देखा हुआ है, अब आप उसको साइकाइट्रिक फैसिलिटी में लेके जा सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट खुद जो है वो रिकमेंडेशन दे देगा। That's what it means। एप्लीकेशन मेड than an emergency application। एक तो इमरजेंसी एप्लीकेशन है कि जो अभी इसी वक्त फैमिली ने जो है वो स्टार्ट किया है, और दूसरा ये है कि
within the period of 14 days beginning with the date from which the patient was last examined. अब जो है वो अप्रूव्ड साइकाइट्रिस्ट ने उसको एग्जामिन कर लिया है और एज द केस में बी बिफोर गिविंग अ मेडिकल रिकमेंडेशन. बी पे चलते हैं. इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी एप्लीकेशन, अब पहले तो हमने ये देखा है ना कि इमरजेंसी एप्लीकेशन थी या साइकाइट्रिस्ट उसको देख रहा था, और फिर वो उसके जो है वो विद इन 14 डेज साइकाइट्रिस्ट ने भी उसको देखा हुआ है. इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12, द पीरियड ऑफ 24 आवर्स beginning at the time when the patient was examined by an approved psychiatrist or his nominated medical officer giving the medical recommendation which is referred to in section 11 above, or at the time when application is made, whichever is the earlier. अब इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी का जो यहाँ पे फर्क है ना, अगर पेशेंट ने, अब मैं आपको बताता हूँ, ए में ये है कि आप लेके आए हैं A&E में, और A&E में वहीं पे अप्रूव्ड साइकाइट्रिस्ट मौजूद है, तब आपको इमरजेंसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको जो साइकाइट्रिस्ट है वो खुद ब खुद उसको फॉर अ पीरियड ऑफ 28 डेज एडमिट कर लेगा. जबकि बी में ये होगा कि अभी साइकाइट्रिस्ट नहीं है, तो पहले अभी आपका जो मेडिकल ऑफिसर है वो ऑन कॉल है, तो मेडिकल ऑफिसर उसको सिर्फ 24 घंटे के लिए एडमिट कर सकेगा. उसके बाद फिर आपका जो अप्रूव्ड साइकाइट्रिस्ट कंसल्टेंट है वो उसको देखेगा और फिर उसके बाद वो 28 डेज के लिए एडमिट करेगा. दैट्स व्हाट इट मींस. समझ आया? यस सर. हाँ हाँ, आप क्या रिपीट कर सकती हैं? यस सर. सो पहला जो इसका पॉइंट ए है वो ये है कि जो साइकाइट्रिस्ट है, अगर उन्होंने लास्ट 14 डेज में पेशेंट को देखा हुआ है और वो फिर फॉलो अप पे गए हैं, तो वो खुद भी रिकमेंड कर सकते हैं कि पेशेंट को अप टू 28 डेज विदाउट एन एप्लीकेशन. और जो सिनेरियो बी है उसमें ये है कि द कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट इज नॉट अवेलेबल, सो द मेडिकल ऑफिसर इज ऑन कॉल, so he can admit the patient or detain the patient for up to 24 hours. So later on the consultant can come and then he can admit up to the 28 days. बिल्कुल ऐसा है. अगर साइकाइट्रिस्ट ने पिछले 14 दिन के अंदर अंदर देखा हुआ है तो साइकाइट्रिस्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है. और वो अगर मिसाल के तौर पे अगर वो थोड़ा सा इस वक्त अवे भी हैं, इस वक्त वो क्लिनिक में भी हैं, लेकिन उन्होंने देखा हुआ है, दे कैन फैक्स देयर रिकमेंडेशन, they can courier their application, और या फिर वो ईमेल पे स्कैन करके भेज सकते हैं, और बाद में जो असल है वो अगले दिन खुद जब काम पे आएंगे तो वो असल लेके आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने देखा हो. आगे चलते हैं. Where a patient is admitted within the set period to a psychiatric facility as mentioned in the subsection 1, or an application made under the section 10, 11 or 12 may be, the application shall be sufficient authority for the hospital management to retain the patient in the said facility in accordance with the provisions of this ordinance. अब ये कि जब मरीज आ गया है, आपने 28 डे की रिकमेंडेशन दे दी है, तो अब जो फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है. उसमें आपके कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट भी आ जाएगा और उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी इन्वॉल्व होगा. तो बेसिकली आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इल्म में ले आएंगे कि जी फलां पेशेंट जो है वो हमने इनवॉलंटरीली डिटेन किया है, और अगर वो इसको अप्रूव कर लेते हैं या इसको जस्ट एक्नॉलेज कर लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट. तो उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफिस में जाती है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जाएगी, और दे विल जस्ट एक्नॉलेज, उनके इल्म में आ जाएगा कि जी पेशेंट डिटेन्ड है, तो वो काफी होगा उस पेशेंट को डिटेन रखने के लिए. एनी एप्लीकेशन फॉर, सो नंबर 3, एनी एप्लीकेशन फॉर द admission of the patient under sections 10, 11 or 12 and which appears to be duly made and is founded on the necessary medical recommendation may be acted upon without further proof of the signature
or qualification of the person by whom the application of any such medical recommendation is made or given by, or of any matter or fact or opinion stated therein. तो बेसिकली यही है कि जी आप पेशेंट को उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. Once a patient is admitted to a psychiatric facility in presence of an application for admission or treatment, any previous application under this ordinance by virtue of which he was detained in a psychiatric facility shall cease to have effect. उससे पहले अगर कोई और एप्लीकेशन किसी ने दायर की हुई थी तो वो नहीं होगी. जो अब अप्रूव हो रही है वही ताज़ा तरीन गिनी जाएगी. अगर लास्ट 14 डेज में किसी और ने कोई और एप्लीकेशन की थी, फिर उसके बाद पेशेंट भाग गया था, उसके बाद एक नए सिरे से आई थी, तो जो भी लेटेस्ट एप्लीकेशन होगी उस पे आपने जाना है. अगर वो 14 डेज वाली ही लेटेस्ट है तो फिर वही चलेगी. अच्छा सर, तो क्या इसमें फिर ऐसे कहा जा सकता है कि अगर तो अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट ने 14 दिन में किसी पेशेंट को देखा है और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के पास भी अथॉरिटी है, तो फिर इस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती या इन एनी केस देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन आई थिंक किसी न किसी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा नियरेस्ट रिलेटिव को, लेकिन ये कि ऑटोमेटिकली जो साइकियाट्रिस्ट ने पहले ही देखा हुआ है पिछले 14 डेज में, तो वो फौरी तौर पे सेकंड पार्ट उसका साइन कर सकते हैं. और इवन इफ दे से वर्बली के जी मैंने इसको देखा हुआ है, माय क्वेश्चन है साइन कर देंगे. अगर कोई एप्लीकेशन ना भी दे रिलेटिव, तो जो हमारे मतलब जो साइकियाट्रिस्ट के पास अथॉरिटीज होती हैं उनकी बेसिस पे भी तो वो उन्हें डिटेन कर सकते हैं. तो क्या फिर एप्लीकेशन की सिग्निफिकेंस फिर भी है? आप कहते हैं कि हाँ है. मुझे ये समझ आई. देखिए इमरजेंसी होल्डिंग में एक तो वो है ना जो कि आई थिंक इट इज यही है कि आपका जो फैमिली है वो अप्लाई करें तो तभी डिटेन आप कर सकते हैं. Right. और जहां तक है कि एक तो 24 आवर होल्डिंग वो है ना जो कि ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स की है, उसमें आपको फैमिली की जरूरत नहीं है. और बाकी जो सा इमरजेंसी पावर्स हैं उसमें अगर हम दोबारा पढ़ लेते हैं, वेयर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अनएबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो फिर आप इमरजेंसी पावर्स के तहत ट्रीट कर सकते हैं. और इमरजेंसी होल्डिंग जो है ना, ये तो एज एन इन पेशेंट ओनली जो है, पेशेंट इज ऑलरेडी एन इन पेशेंट, उसकी आप इमरजेंसी होल्डिंग कर सकते हैं. लेकिन अब आप हम इसमें देखते हैं कि जी एडमिशन और असेसमेंट इन केस ऑफ एन अर्जेंसी, इन एनी केस ऑफ अर्जेंट necessity and application may be made in respect of patient in accordance with the following provision. Urgent application may be made either by a relative of the patient or a medical officer. ठीक है जी. ये हम पिछली क्लॉज पे वापस जाते हैं. तो मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता है. इट्स नॉट ऑलवेज रिलेटिव, क्योंकि अगर आपने हमेशा रिलेटिव को ही लिया है तो फिर उनके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं. तो मेडिकल ऑफिसर जो है वो या तो रिलेटिव करेगा या मेडिकल ऑफिसर करेगा. तो आपकी बात ठीक है कि मेडिकल ऑफिसर खुद भी कर सकता है. एंड एवरी सच एप्लीकेशन शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट इट इज ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी. तो जो पहला पार्ट है वो या तो रिलेटिव करेगा या मेडिकल ऑफिसर करेगा. जो दूसरा पार्ट है वो आपका अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट या कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट करेगा. राइट सर. ठीक है जी, क्लियर? यस सर. ठीक है. और एमओ के पास ये 24 आवर होल्डिंग पावर भी मौजूद होगी. अगर उसने रिलेटिव ने अप्लाई किया हुआ है पहले, तो तब भी वो 24 आवर उसकी जो है वो अर्जेंट एडमिशन कर सकता है फॉर 24 आवर्स. और अगर रिलेटिव ने नहीं अप्लाई किया तब भी वो सेक्शन जो 12 है उसके अंडर वो अर्जेंट एडमिशन कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेशन का हमने कर लिया कि जी इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो यहां तक हमने कर लिया था. In the case of an emergency under section 12, the period of 24 hours beginning at the time
patient was examined by an approved psychiatrist, officer giving their medical recommendation which is referred to in subsection 11 above or at the time when application is made. Uske baad ji, patient is admitted to the set period to psychiatric facility as mentioned in the subsection 1. Application may be made under section 10, 11 or 12. और उसके बाद नेक्स्ट है 3 में कि is founded on the necessary medical recommendation may be acted upon without further proof of the signature or qualification of the person by whom the application or any such medical recommendation is made or given, or of any matter of fact or opinion stated therein. उसके बाद नंबर 4 आ जाता है कि जी once a patient is admitted to a psychiatric facility, तो फिर any previous application shall cease to have effect. अब हम आ जाते हैं कि जी general provisions as to applications and medical recommendations. इसमें जो है वो subject to provisions of this section, application for admission for assessment or treatment. Assessment की कितनी मुद्दत होती है? Admission for assessment 28 days, ठीक है. और treatment usually up to 6 months. 6 months. May be made either by the nearest relative or by an approved psychiatrist or nominated medical officer. तो कोई भी इसमें जो है वो start कर सकता है. Or and every such application shall specify the qualification of the applicant to make such an application. तो अगर वो approved psychiatrist start कर रहा है या nearest relative कर रहा है या MO कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हुआ, वो अपनी बेसिकली वो लिख देगा कि जी मेरा यही रिश्ता है, या मैं इस जगह पे MO काम करता हूँ, मैंने MBBS किया हुआ है, मैंने FCPS का पार्ट 1 किया हुआ है और मैं ये एप्लीकेशन मेक कर रहा हूँ. That's it, simple. Every application shall be addressed to the hospital management to which admission is sought. अब ये है कि आपने जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो भी आपकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में है, या अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट हॉस्पिटल, उसके नाम जाएगी जो एप्लीकेशन है. बिफोर और विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर एन एप्लीकेशन for the admission of a patient is made by an approved psychiatrist or MO, as the case may be, he shall take such steps as practicable to inform the person. If any appearing to be the nearest relative, that the application is to be or has been made. अब आपको जो है ना, ये आपकी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि आपने इन केस पेशेंट को पुलिस लेके आई है या राहगीर लेके आए हैं, बिल्कुल पासर्स बाय लेके आए हैं, और आपने एज एन MO एप्लीकेशन मेक कर दी है. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है वो एज सून एज पॉसिबल नियरेस्ट रिलेटिव को इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट यहाँ मौजूद है, या अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है तब भी आपने बताना है कि जी हमारे कंसल्टेंट ने मरीज को देख लिया है. अब कंसल्टेंट के देखने के बाद वी फील कि जी इस मरीज को मजीद 28 डेज यहाँ पे रहने की जरूरत है, हमने इसको डिटेन कर लिया है. और दूसरा जो होता है ना वो ये कि मरीज को भी आपको बताना चाहिए, तो आपने मरीज को भी अखलाकी तौर पे आपको बताना चाहिए और मरीज के नियरेस्ट रिलेटिव को भी. तो इसमें यूजुअली हमारे यहाँ पे आयरलैंड में होता है पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है, इस पे आप वो फॉर्म पे लिख के दे देते हैं कि यू आर डिटेन्ड फॉर दिस 28 डेज. और पाकिस्तान में आप कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन में जा सकते हैं, वो अभी आपको लिख के देना पड़ेगा कि यू हैव अ राइट, फिर जी आप कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन में जा सकते हैं, इसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं.
तो आइडियली आपको सारा कुछ लिख के देना पड़ेगा। इसी तरह आप नियरेस्ट रिलेटिव को भी बता सकते हैं कि जी अपील कर सकते हैं कि वो अपील कर सकते हैं अगर चाहें तो। एनी रिकमेंडेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एवरी एप्लीकेशन शैल बी एड्रेस्ड टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट बिफोर और विद इन अ रीजनेबल टाइम application is made. Steps are taken to inform the person appearing to be the nearest relative of the patient. None of the applications mentioned in the subsection 1 above shall be made by any person in respect of a patient unless the person has personally seen the patient. अब ये वही बात दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर पर्सनली किसी ने नहीं देखा हुआ, उसकी माँ या उसका हस्बैंड कोई भी अगर मुल्तान में बैठे हैं और उन्होंने 14 दिन से मुलाकात नहीं की, वो एप्लीकेशन नहीं मेक कर सकते। या पेशेंट मुल्तान में है और आप लाहौर में एप्लीकेशन जो है वो सिम्स में आप एप्लीकेशन लेके आ गए हैं कि जिसको मुल्तान से लेके आए, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आपने पिछले 14 दिन में यही देखा तो सिर्फ टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन पे आप नहीं कर सकते ऐसा। Any recommendation given for the purposes of an application for admission or for treatment may describe as the patient suffering from more than one form of mental disorder, namely severe mental impairment, severe PD, mental impairment, or any other disability of mind, provided that the application shall be of no effect unless the patient is described in each of the recommendations as suffering from the same form of mental disorder, whether or not he is also described in either of those recommendations as suffering from another form. ये बहुत उन्होंने घुमा फिरा के बात की है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आपने लिख देना है कि जी मेनली इसमें जो मेन रीजन फॉर एडमिशन है, सिंपल रखें इसको, वो ये है कि इसको रिलैप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। सेकेंडली इसको जो है वो अफेक्टिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है या मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स हैं। थर्डली ये है कि बैकग्राउंड में इसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी चल रहा है। सर उन्होंने लिखा है कि मोर देन वन फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अगर एक भी हो और ज्यादा सेवेरिटी का हो तो क्या तब भी नहीं करेंगे? इसमें तो लिखा हुआ है कि सफरिंग फ्रॉम मोर देन वन, सो हाउ डू वी जस्टिफाई इट इन केस ऑफ may describe the patient as suffering from more than one, namely severe mental impairment. तो उसमें ये है कि यही मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक दे आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। मुझे तो ये पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में है तो आप बता दें कि आपकी समझ में क्या आया है। मैं तो अगर मैं हूँगा तो मैं तो लिख दूंगा कि जी इस वक्त जो प्रेजेंटेशन है वो मेनिया विद साइकोटिक सिम्पटम्स है। आप बेसिकली बताएंगे कि जी इस वक्त एक्यूट प्रेजेंटेशन ये है, बाकी जो चीजें हैं वो तो चल ही रही हैं। ठीक है जी? जी सर। हाँ, जो आपने मोस्ट एक्यूट चीज है ना उसको आपने बताना है कि इस वक्त क्या चीज है जो कि प्रेसिंग है, जो कि बिल्कुल एक नीड है कि इसके अब इस चीज की वजह से एडमिशन ना किया तो उस वो चीज का मल्टीपल ना आप भी हो, वो एक भी हो और सेवेरिटी की हो, तो यू आर सेइंग के पेशेंट कैन स्टिल बी एडमिटेड। ठीक होगा? बिल्कुल 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 ऐसे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो each of the application mentioned in subsection 1 shall be sufficient if the recommendations which is founded are given either as separate recommendations or as the joint recommendation signed by the medical officer. वो ये कह रहे हैं कि एक ही recommendation में I think they are differing from the UK और Ireland. अगर एक ही उसमें है ना, मेनिया भी है, साइकोटिक सिम्टम्स भी हैं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होगी। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए आपको एडमिट करना चाहते हैं तो वो चूंकि वो थोड़ा सा अनरिलेटेड है मेनिया और साइकोटिक सिम्टम्स से, तो उसके लिए आप अलग एप्लीकेशन दें। दैट्स व्हाट दे आर मीनिंग। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना तो आप, आई डोंट थिंक कि आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे।
कि आप उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए अलहदा एप्लीकेशन दे रहे हैं। आप उसी में टू मेक इट सिंपल जो चीजें रिलेटेड हैं आपस में उनको इकट्ठा करें और उनकी एक ही एप्लीकेशन बना दें, बजाय इसके कि आप पीडी के लिए अलहदा एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके लिए अलहदा एप्लीकेशन दे रहे हैं। आप जो मेन चीज है उसको आप एड्रेस करें, आप बताएं कि जी उसमें मैनिक सिम्टम्स आ रहे हैं और जो है उसका साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, और एक ही एप्लीकेशन में सारा कुछ मेंशन कर दें, दैट वुड बी इनफ। लेकिन प्रोविजन ये है कि अगर कोई और चीज के अलावा आ रही है तो उसके लिए आप एक सेपरेट रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। बहुत सारी क्लॉजेस जो होती हैं वो हम यूज नहीं करते, तो ये भी एक ऐसी क्लॉज है जिसको आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कि आप अपने लिए एक गड़ा खो देंगे कि जब आप एक और रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वन शुड बी इनफ। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, जनरल प्रोविजंस टू द मेडिकल recommendations. Where recommendations are required for the purposes of an application under the ordinance, they shall be signed on or before the date of application, shall be given by a medical officer or an approved psychiatrist who have examined the patient either together or separately, but whether they have examined the patient separately not more than 5 days must have elapsed. अभी वो यही बता रहे हैं कि जी जो एमओ और साइकाइट्रिस्ट हैं, एमओ ने जो है वो पहला पार्ट फिल किया है और उसने और साइकाइट्रिस्ट ने दूसरा किया है, ये एक साथ भी कर सकते हैं, और अगर एक साथ नहीं किया तो मोर देन 5 डेज का वक्फा जो है वो नहीं होना चाहिए। आपको साइकाइट्रिस्ट को जो है वो उसने 5 दिन के अंदर अंदर तो देखा हो ना, और उसके बाद एमओ देख रहा है, तो फिर आप उसको दाखिल कर लें। अगर 5 दिन से ज्यादा का है तो फिर आपको उसी रूट पे जाना पड़ेगा कि 24 आवर होल्डिंग पे आप उसको अर्जेंट एडमिशन करेंगे, और उसके बाद साइकाइट्रिस्ट देख के तो वो उसको डिटेन कर देगा। I think it's quite simple. Of the medical recommendations given for the purposes of any application as referred under the clause A above, one shall be given by an approved psychiatrist, and unless that psychiatrist has previous acquaintance with the patient, the other's recommendation shall, if practicable, be given by a medical officer who has such previous acquaintance. अब आगे फिर जो है वो बात उसको बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। It is simple as 10, 11, 12, 13, 14, बस इसके आगे जो है वो फिर आगे मजीद एक तशरीह है, उसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने की। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर जो यही ट्रीटिंग साइकियाट्रिस्ट हैं, हो सकता है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल ए हॉस्पिटल से पहले ट्रीटमेंट लिया हो और अब वो जो है वो बी हॉस्पिटल में आए हैं और वहां के साइकियाट्रिस्ट ने नहीं देखा हुआ, तो फिर किस तरह से ये फिर क्या नहीं देख सकेंगे या वापस जाएंगे? इसमें लिखा ना कि उसकी एक्वेंटेंस हो, तो जरूरी तो नहीं है कि हर पेशेंट आने वाला हमारी एक्वेंटेंस हो कि हमने पहले भी देखा, वो हमारे पास फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी तो हो सकती है। बिल्कुल, अगर एक्वेंटेंस होती है तो आप मेंशन कर देंगे कि जी मेरी एक्वेंटेंस है, अगर नहीं है तो तब भी मेरा ख्याल है कि आप कर सकते हैं। आपको बस मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी एक्वेंटेंस नहीं है। So one shall be given an approved psychiatrist, or unless that psychiatrist has previous acquaintance, the other such recommendation shall, if practicable, be given by a medical officer who has the such previous acquaintance. ये I think it's a general provisions. यूके में इसी तरह होता है कि अगर आपकी प्रीवियस एक्वेंटेंस है तो आप फॉर्म को टिक कर देते हैं कि आई हैव अ प्रीवियस एक्वेंटेंस, अगर नहीं है तो आप नहीं टिक करते, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सारी जो है वो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हालांकि इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। तो दैट्स जस्ट अ पॉइंट कि अगर आपकी एक्वेंटेंस सिंपल रखें, एक्वेंटेंस है तो आप कह देंगे कि यस आई हैव अ प्रीवियस एक्वेंटेंस, नहीं है तो नहीं है। अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हो प्रीवियस एक्वेंटेंस हो तो फिर आपको जो एमओ है उसके अगर प्रीवियस एक्वेंटेंस है तो वो he can start basically, he can do the first application। तो फिर उसको एक एज हासिल होगा उस एमओ को कि वो उसके पास प्रीवियस एक्वेंटेंस है, तो वो
एक रिकमेंडेशन दे सकता है। अगर किसी और मसलन आप कह रही हैं ना कि जी पेशेंट आ रहा है गुजरांवाला से, गुजरांवाला में उसमें साइकियाट्रिस्ट ने उसको देखा है और उसके बाद अब आगे मेडिकल ऑफिसर जो यहाँ पे एडमिट कर रहा है उसके पास भी प्रीवियस एक्वेंटेंस है, तो बोथ कैन अप्लाई बेसिकली। लेकिन गुजरांवाला के जो साइकियाट्रिस्ट था उसने पहली दफा देखा है, यहाँ का एमओ है, उसके पास प्रीवियस एक्वेंटेंस है, तो उसको एज हासिल होगा कि वो बेसिकली वो जो है फॉर्म्स को कंप्लीट कर सकता है, वो उसके अंडर द सेक्शन उसको डिटेंशन की एप्लीकेशन मेक कर सकता है। तो द जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्वेंटेंस को एज हासिल होता है, एक्वेंटेंस कहीं भी आएगी दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस and recommendation. If within a period of 14 days beginning with the day application has been made for the assessment or for the treatment of any for the purposes of application is found to be in any respect incorrect or defective, the recommendation within that period or within the consent may be amended by the person by whom it was signed, and upon such amendment being made, the application or recommendation shall have effect and shall be deemed to have had effect as if it had been originally made as so amended. Basically वो ये बता रहे हैं कि जी आपने कल की जो तारीख थी आपने उसमें मरीज को देखा है और आपने जो है वो लिखा है कि जी मैंने जो है वो आपने साइन कर दिए हैं कि जी मैं इस वक्त साइन कर रहा हूँ शाम के 6:30 पर मैं साइन कर रहा हूँ और मरीज को मैंने रात 8:30 बजे देखा है और 6:30 बजे आप साइन कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? अभी तो आपने 2 घंटे के बाद तो आपने मरीज को देखना है, आप पहले किस तरह साइन कर सकते हैं? यू कांट। ये एक एरर होगी। उसमें आपको फिर अपनी जो आपने लिखा है ना कि 6:30 बजे का टाइम डाला है, आपने उसको करना नहीं, आपने 9 बजे का टाइम डालना है कि मैंने 8:30 बजे देखा था, अब मैं 9 बजे साइन कर रही हूं। दैट विल बी द थिंग कि जी मैंने उसको साइन बाद में करना है। ये एक एरर हो सकती है। दूसरी एरर हो सकती है कि जी आपने लिख दिया कि जी मरीज का जो ताल्लुक है वो एड्रेस है, वो आपने अटक लिख दिया है, जबकि जो आपके कंसल्टेंट साहब हैं उन्होंने कहा कि मरीज अटक का तो नहीं है, मरीज तो हरिपुर का है। तो अगर विद इन पंजाब आ रहा है, वो मिसाल के तौर पे पंजाब में आप एडमिट कर रहे हैं, तो एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये एक एरर होगी, आपको उसको फौरी तौर पे आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा विद इन आई थिंक मे बी विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days। आप उसको अमेंड करेंगे, जाके एमएस के ऑफिस में आप जाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैंने एड्रेस गलत लिखा था, मेरे कंसल्टेंट ने सही लिखा था, और वाइस वर्सा कंसल्टेंट ने गलत लिख दिया तो कंसल्टेंट एमएस के ऑफिस में जाएंगे, वहां पे जाके उस एप्लीकेशन में एड्रेस चेंज कर देंगे। और कोई भी और गलती हो सकती है, मरीज की डेट ऑफ बर्थ आपने गलत लिख दी तब भी आप करेंगे उसको चेंज। तो कोई भी प्रोसीजरल कोई छोटी मोटी गलती हो जाएगी तो आपने उसको जाके काटे मार के तो आपने ठीक करना है। दैट्स व्हाट इट सेज। और ये होता है हमारे साथ, अक्सर इस तरह से होता रहता है और हम ये गलतियां करेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात एक और जो यहाँ पे चीज होती है ना यूके या आयरलैंड में, कि एड्रेस आपने पूरा लिखना होता है। अगर आपने एड्रेस में पोस्ट कोड नहीं डाला तब भी आपको जाके तो करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पोस्टल कोड गलत डाल दिया है, वो पोस्टल कोड आपको जाके करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने नेम्स की एब्रिविएशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते कामरान ए शेख। मैंने जब भी इस तरह लिखा है कामरान ए शेख, मुझे अगले दिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था उन्होंने बुलाया, ने कहा नहीं पूरा लिखो, कामरान असगर शेख लिखो या खाली कामरान शेख लिखो, एब्रिविएशन नहीं लिखना। मैंने कहा ठीक है जी। तो ये गलतियां ये बेसिकली ये बता रहे हैं। विदाउट द प्रेजुडिस टू सबसेक्शन विद इन द पीरियड मेंशन्ड in the subsection, it appears to the management of the psychiatric facility that one of the two medical recommendations on which the application is founded is insufficient to warrant the detention
in pursuance of the application. They may within a period give notice in writing to the effect to the applicant, or where there any such notice is given in respect of a medical recommendation, the recommendation shall be disregarded, but the application shall be always to have been sufficient if a fresh recommendation complying with the relevant provisions of this ordinance, other than the provisions relating to the time of signature and interval between examinations, is furnished to the MS office within that period, and the fresh recommendation and other medical recommendations given earlier on which application is founded together comply with those provisions. अब वो ये कह रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन लिखी थी, मरीज के फैमिली ने एप्लीकेशन लिखी थी, एमओ ने लिखी थी, एप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं उसने बनाई, उसने कहा है कि नहीं मरीज जो है वो जहां पे वो अगर 1 मिनट में 2 जुमले बोलता है तो वो अब 3 जुमले बोल रहा है, दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर मेनिया, क्या ना, या उसको दिन में एक आध कोई जो है ना अपनी वो दिन में एक आध दफा आवाज आ जाती है अपनी अम्मी की, और उसकी अम्मी फौत हो चुकी हैं, और वो आके अम्मी कहती है बेटा खाना खा लो। अब इस बेस पे आप रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, नियरेस्ट रिलेटिव नहीं कर सकता, यानी आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग ही नहीं थी, दिन में एक आध दफा आ जाती है और वो कंफर्टिंग वॉइस है तो आप उसको जाके तो आप दाखिल तो नहीं करवा देंगे ना। तो इस केस में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा वो एप्लीकेशन वापस कर देगा, कहेगा या तो आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करें, अगरचे आपने 2 एप्लीकेशन थी लेकिन एक आपकी एप्लीकेशन दोनों में से बहुत वीक थी, या आप एप्लीकेशन दोबारा लिखें या फिर आप इसको विड्रॉ करें। अगर आप दोबारा लिख देते हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये तो एक वॉइस नहीं थी, ये तो मुझे अभी पेशेंट की बहन ने बताया कि जी इसको तो कोई इसको तो जो है वो बाकायदा डाकू नजर आते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारा गला घोंट देंगे, तो वो पिछली रिकमेंडेशन में बात सही नहीं थी, तो तब आप एक नई रिकमेंडेशन बना देंगे। तो ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशन। सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट था वो 10, 11, 12 था, उसके बाद सारी जो चीजें हैं ये सब एक मजीद तशरीह है। Please elaborate the point B again. B में ये है the fresh recommendations and other recommendations given earlier on which the application is founded together comply with those provisions। ठीक है, जो अपने फ्रेश रिकमेंडेशन दी है ना, देखें जी कंसल्टेंट कह रहा था कि जी पेशेंट को 10 दिनों से आवाजें आ रही हैं और उसको दिन में 10 दफा आवाजें आती हैं और वो उसको थ्रेटन भी करती हैं और वो कहती हैं कि हम तुम्हारा गला घूंट देंगे, या कमांड हेलुसिनेशंस आती हैं, वो कहते हैं कि जी जाके जो है वो वाघा बॉर्डर की तरफ जाओ और वहां पे आएगी रास्ते में BRB नहर और वहां पे जाके छलांग लगा दो, आवाज कहती है मुझे। तो ये सारी बातें कंसल्टेंट ने पिक कर ली। MO ने लिखा था कि नहीं इसको तो सिर्फ दिन में 1-2 दफा माँ की आवाज आती है और माँ कहती है बेटा सो जाओ, बेटा खाना खा लो। तो अब एक रिकमेंडेशन इसमें से स्ट्रांग है जो कंसल्टेंट की है, और जो कि MO ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो अब उसमें से ये कह रहे हैं कि जो फ्रेश रिकमेंडेशन होगी ना, MO है वो एक फ्रेश रिकमेंडेशन देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं थी, और जो अदर रिकमेंडेशन है जो कि पहली कंसल्टेंट ने दी हुई है वो ठीक है, उस पे MS साहब को कोई एतराज नहीं है। तो अब दोनों जो पुरानी एप्लीकेशन कंसल्टेंट की और नई दोबारा से लिखी गई एप्लीकेशन MO की, ये दोबारा दे विल कंप्लाई विद दोस प्रोविजंस, ये दोनों मिलके दोबारा स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन में पहले ही कोई फॉल्ट नहीं था। इसको आप वैसे वर्सा भी कर सकते हैं कि MO ने बहुत स्ट्रांग लिखी थी, कंसल्टेंट ने लिख दिया कि जी बस स्किज़ोफ्रेनिया नीड्स एडमिशन, कंसल्टेंट ने कोई उसमें जस्टिफाई नहीं किया, तो अब कंसल्टेंट को दोबारा देने पड़ेगी, MO वाली जो है वो स्ट्रांग होगी ऑलरेडी। समझ आ गया?
Yes, sir. ठीक है. अच्छा, नंबर 3 है where the medical recommendations upon which an application for admission is founded are taken together insufficient to warrant the detention of the patient and pursuance of application notice under subsection 2 above may be given in respect of either of those recommendations, but in subsection shall not apply in a case where the application is of no effect by virtue of clause. अभी मुझे I can't, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आगे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. बेसिकली किसी न किसी गलती की, किसी न किसी रेकमेंडेशन रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ भी. तो मेडिकल recommendations, application for admission is founded are taken together insufficient. अब वो कह रहे हैं कि जी दोनों ही जो हैं एप्लीकेशंस हैं वो insufficient हैं. तो आगे वो क्या कहेंगे, above the may be given respect of either of those recommendations, but this subsection shall not apply a case where the application of no effect by virtue of clause. Basically यही कह रहे हैं कि जो अगर दोनों ही एमओ और कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट दोनों की रिकमेंडेशंस अगर वीक हैं तो एमएस को ये इख्तियार है कि वो वापस कर दे या फिर दोबारा लिखवा दे. सिंपल रखें, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट 10, 11, 12, 13, these were the most important. बाकी सारी चीजें अपेंडिक्स की तरह हैं. ठीक है. Nothing in section shall be construed as authorizing the given of notice in respect of an application made as an emergency application or detention of a patient admitted in the pursuant of such an application after the period of 72 hours. 2 in clause. आगे फिर ये कानूनी बातें हैं. बेसिकली ये है कि किसी न किसी गलती का तस्करा हो रहा है. आई थिंक वी शुड स्किप इट. ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझे बता दें. अच्छा, उसके बाद जो है वो मेंटली डिसऑर्डर्ड persons found in public places. अब आगे ये आ सर इस पे क्वेश्चन भी आता है. जी बता, किस पे क्वेश्चन आता है? ये 19 पे जो आप कराने 19 पे आता है ना. इसका 4 इंपॉर्टेंट है कि हम उस पे मजीद मगजमारी करें या आगे चलें. ये नंबर 4 जो है नथिंग इन सेक्शन. सर 19 करते हैं. 19 करें. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक जितना इंपॉर्टेंट था वो तो 10, 11, 12 की तशरीह है. अगर आपको 10, 11, 12 का पता है तो काफी है. ठीक है. मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन्स फाउंड इन पब्लिक प्लेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड एंड वेल्स में इसको कहते हैं सेक्शन 136 और आयरलैंड में भी इसी तरह से जो गार्डा यहाँ पे पुलिस को कहते हैं. तो यहाँ पे भी पुलिस के पास पावर्स होती हैं कि वो किसी को लेके आ सकती है. तो इफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन finds in a place to which the public have access. मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो चिड़ियाघर में अपने बच्चे को लेके गया हुआ है और अपने बच्चे को वो उछाल के खुदा न खास्ता जानबूझ के वो उसके रीछ के पिंजरे में फेंकने लगा है. तो इस तरह की कोई हरकत कर रहा है या और कोई काम कर रहा है वहां पे, या कहीं और शालामार बाग गया हुआ है, बागे जिना गया हुआ है और अजीब सी हरकतें कर रहा है और मिसाल के तौर पे अपने आप को अनड्रेस करना शुरू कर दिया उसने. तो अब जो है वो पुलिस स्टेशन का जो थानेदार है वो वो वहां पे खुद आएगा या अपने कांस्टेबल्स को भेजेगा लोगों की शिकायत पर. अ पर्सन whom he has reason to believe is suffering from a mental disorder. लोगों ने शिकायत की कि जी ये तो यहाँ पे आके बहना फिर रहा है बागे जिना में, तो वो फौरी तौर पे पुलिस को बताएंगे. अब पुलिस ने, थानेदार ने उसको पकड़ लिया है. एंड टू बी इन इमीडिएट नीड ऑफ केयर और कंट्रोल. अब आपको सबको पता चल गया कि जी उसके तो बालों में जुएं पड़ी हुई हैं और उसने तो कितने दिन से वो नहाया नहीं है और वो तो उसके पाँव में जूते भी नहीं है और ऊपर से वो उसने अपने आप को अनड्रेस भी कर लिया है. ये तो बहुत सीवियर हेल्थ रिस्क है और सेफ्टी रिस्क भी है किसी हद तक अगर वो किसी और को असॉल्ट कर देता है इस हालत में.
तो if he thinks it is necessary to do in the interest of that person or for the protection of other persons, remove the person to a place of safety. अब जो पुलिस है वो उसको लेके तो मोस्ट प्रोबेबली पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की जो साइकाइट्रिक इमरजेंसी है उसमें ले आएगी, या अगर उसका इल्हाक हो चुका है सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ तो सर्विसेज हॉस्पिटल के A&E में लेके आएंगे। फिर उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में देखेंगे कि अगर उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे की जरूरत है और वो डेंजरस भी है तो फिर वो उसको आफ्टर सीइंग इन द A&E पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में रेफर कर देंगे। अगर उसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो सिम्स का जो अपना साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें एडमिट कर लेंगे। तो रिमूव दैट पर्सन टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी दो होंगी, या तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ सिम्स होगा इस केस में, या फिर जो साथ वाला जो बड़ा साइकाइट्रिक हॉस्पिटल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ वो होगा, व्हिच मींस ओनली अ गवर्नमेंट सेल। जी बताएं। सेल हो सकता है आइडियली नहीं। प्लेस ऑफ सेफ्टी में अगर तो पेशेंट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, फिर आपका सेल हो सकता है। फिर आप उसको फिर आपका जो है वो साइकाइट्रिक फैसिलिटी से उस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तो आप उसको उसमें लेके जाएंगे, थाने में लेके जाएंगे, हवालात में बंद करेंगे। लेकिन अगर उसको लगता है कि जी एक जुएं पड़ी हुई हैं उसके और पांव उसके गंदे हैं और नहाया नहीं है वो और अजीब उसके जो है वो बहुत ही बुरा हुलिया है और मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो इधर उधर इशारे भी कर रहा है, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा है, उस ऐसे बंदे को, स्किज़ोफ्रेनिक को या मैनिक को आपने सेल में नहीं ले जाना, आपने उसको जाके एडमिट करवाना है। हाँ, एक बंदा जो आदी मुजरिम है वैसे ही हवाई फायर कर रहा है तो ऐसे बंदे को आप पहले सेल में ही लेके जाएंगे। ठीक है, डिपेंड्स के उसकी साइकाइट्रिक इलनेस ज्यादा बड़ी है या पर्सनैलिटी का एलिमेंट ज्यादा बड़ा है। अगर पर्सनैलिटी ज्यादा है तो सेल में लेके जाएं, अगर इलनेस ज्यादा है तो फिर आप उसको साइकाइट्रिक फैसिलिटी में लेके जाएंगे, which means only a government run health facility। अब आप जो है वो उसको शालीमार हॉस्पिटल की A&E में नहीं ले जा सकते। हाँ, उसके अगर रिलेटिव्स उसको लेके जा रहे हैं, नियरेस्ट रिलेटिव, वो चाहे पार्क लेन में एडमिट करवाएं, चाहे शालीमार में एडमिट करवाएं, चाहे फारूक हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, लेकिन जब पुलिस लेके आएगी तो पुलिस ओनली अ गवर्नमेंट रन हेल्थ फैसिलिटी। पुलिस के पास ऑप्शंस होंगी सर गंगाराम की, जिना हॉस्पिटल की, सिम्स की, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की, किंग एडवर्ड मेयो की। पुलिस के पास ये ऑप्शंस होंगी, जो भी गवर्नमेंट रन साइकाइट्रिक फैसिलिटी होगी वहां पे लेके जा सकती है, उसको और कहीं नहीं ले जा सकती, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सकते प्लीज। और हैंड हिम ओवर टू एनी सूटेबल रिलेटिव हु इज विलिंग टू टेम्परेरीली रिसीव द पेशेंट। हाँ, अगर उसका इतना सिवियर नहीं है, आपने मिसाल के तौर पे एक देखा है जी कि 18 साल का लड़का है और फर्स्ट प्रेजेंटेशन है और आपकी पहली कोशिश होगी कि यार आप उसके वालिदैन को पकड़ें। अगर वालिदैन कहते हैं कि जी हमारा बच्चा है, ये उसकी 2 दिन पहले मंगनी टूटी थी, उसके बाद से ये ऐसा हो गया है, ये ठीक हो जाएगा, अब हम इसको बागे जिना नहीं जाने देंगे, आप हम पे ट्रस्ट करें, तो फिर पुलिस ये भी हो सकता है कि उसके रिलेटिव के पास छोड़ के चली जाए। और ऐसा हुआ पिछले साल हमारे इंग्लैंड में कि पुलिस आई, पुलिस ने आके तो उसकी माँ के पास छोड़ गए, लेकिन लड़का फिर दोबारा सुइसाइडल फील कर रहा था। फिर हम आए, हमने उस लड़के के घर का दौरा किया और फिर हमने उसको एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। तो बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि पुलिस अपनी जान छुड़ाते हैं, वो घर में छोड़ के चले जाते हैं। आइडियली ये कि अगर पुलिस समझती है कि इसको लॉन्ग टर्म साइकाइट्रिक या शॉर्ट टर्म साइकाइट्रिक इन पेशेंट की जरूरत है तो उनको चाहिए कि वो A&E लेके आए। घर जो है वो रिलेटिवली लेस प्लेस ऑफ सेफ्टी है, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो ज्यादा सेफ्टी उसमें होगी। ठीक है जी। तो लेकिन बहरहाल एक्ट कहता है कि you can hand him to any suitable relative who is willing to temporarily receive the patient, ये भी हो सकता है। नंबर 2 है
A person removed to a place of safety under this section may be detained there for a period of not exceeding 72 hours for the purpose of enabling him to be examined by a psychiatrist or his nominated medical officer, or for making any necessary arrangement for this treatment or care. अब ये है कि आपको मिसाल देता हूं कि जी हफ्ते वाले दिन वो 14 अगस्त थी मिसाल के तौर पे, 15 अगस्त को इतवार है, अब वो 13 अगस्त की रात को पुलिस छोड़ के चली गई है, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट 14 को भी अवेलेबल नहीं है, 15 को भी नहीं है, तो जो एमओ है वो उसको 72 घंटे के लिए डिटेन कर सकता है इन दैट गवर्नमेंट फैसिलिटी। 72 घंटे के अंदर अंदर कंसल्टेंट आएगा तो उसके बाद वो अपना जो दूसरा फॉर्म है वो उसको साइन कर देगा, तो फिर उसके बाद वो इधर सेक्शन 10 या 11 जो भी होगा 28 डेज के लिए या 6 मंथ्स के लिए वो एडमिट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि जी पुलिस जिसको भी लेके आती है आप सिर्फ 24 आवर्स के लिए नहीं बल्कि आप 72 आवर्स के लिए उसको डिटेन कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। कोई इसमें कोई शक और शुबा है तो बता दें। नो सर। ठीक है ना। अब अच्छा, उसके बाद जो है वो लीव एंड डिस्चार्ज। अब ये इसको आज करना है या नेक्स्ट वीक करना है? We still have kind of 10 पेजेस अभी रहते हैं हमारे, और आज हमने काफी It depends on you, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो we can do it। ठीक है, we can continue। ठीक है, लीव एंड डिस्चार्ज जो है ना। अच्छा, अब तो बेसिकली लीव से मुराद ये है कि कोई भी एडमिटेड पेशेंट हो तो उसको आप ट्रायल लीव पे भेज सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो घर में एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। पहले तो जो चैट आई है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इफ इट्स अ लॉट ऑफ मटेरियल। ठीक है। अच्छा, लीव एंड डिस्चार्ज, आई थिंक वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव, आगे से फिर हम इसको छोड़ देते हैं, और आगे जो है वो तकरीबन 10 इसके पेजेस रह जाएंगे, तो विद इन नेक्स्ट 4 to 8 weeks विल बी एबल टू कंप्लीट इट। अच्छा, और उसके बाद जो है ये तो लीव एंड डिस्चार्ज की बात होगी। एक जो बात कही है ना असद ने, वो ये है कि एडमिशन ऑर्डर और रिन्यूअल ऑर्डर, ये दो चीजें होती हैं। पहले जो आपने किया है ना 28 डेज का, वो एक एडमिशन ऑर्डर थी। उसके बाद आपने जो इससे अगला किया है वो भी एडमिशन ऑर्डर हो सकता है अंडर दी फॉर द ट्रीटमेंट। उससे अगला जो सा होगा ना वो एक रिन्यूअल ऑर्डर कहलाएगा, कि आप पहले जो थे जो पहले से एडमिट है पेशेंट, उसको आप रिन्यू कर रहे हैं उसको ऑर्डर को। तो ये दैट इज समथिंग विच इज यूज्ड इन आयरिश लॉ। अच्छा, लीव का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, फिर बाकी फिर बाद में करेंगे इंशाल्लाह। लीव का कॉन्सेप्ट ये है कि जब मरीज एक दफा डिस्चार्ज करने वाले हैं आप, तो आपने उसको पहले ट्रायल लीव पे भेजना है। आप उसको, मरीज को आपने 6 महीने से रखा हुआ था, अब आप चाहते हैं कि जी उसको वो घर में जाके सेटल हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप उसको एकदम सेक्शन से डिस्चार्ज नहीं करेंगे, वरना आपको दोबारा उसको इनवॉलंटरली डिटेन करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। आप उसको थोड़ी देर के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और बाज़ औक़ात बहुत ही जो सेटल्ड पेशेंट है जिसको भी आप डिस्चार्ज नहीं करना चाहते, 15 दिन के लिए आपने मिसाल के तौर पे लीव पे भेज दिया। ये होता है लीव का कॉन्सेप्ट, कि आप मरीज को भी डिस्चार्ज नहीं करना चाहते, आप उसको बार-बार। कितनी होती है कि मैक्सिमम कितने डेज के लिए लीव पे भेज वो सकते हैं? फिर हम नेक्स्ट वीक करेंगे कि कितना मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ तो हम लोग तो 2-2 हफ्ते की भी दे देते हैं यहाँ पे आयरलैंड में, 1 हफ्ता 2 हफ्ता,
इससे ज्यादा आमतौर पे नहीं होती। उस एक हफ्ते के या 2 हफ्ते के अंदर उसको दोबारा बुलाते हैं, फिर उसकी लीव को एक्सटेंड कर देते हैं। इससे ज्यादा 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक टाइम पे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 6 महीने की लीव पे भेज दिया, ऐसा नहीं। उसको आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर देखते रहें लीव वाले पेशेंट को। और फिर जब आप सेटिस्फाई हो गए हैं, पेशेंट के रिलेटिव भी सेटिस्फाई हो चुके हैं कि अब ये घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो तब आप उसको फाइनली, ऐसे पेशेंट को फाइनली डिस्चार्ज कर देते हैं जिसको आप पहले बार बार लीव पर भेज रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है लीव का। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कोई और सवाल है तो बता दें, और जो फिर लीगल पेक्यूलियरिटीज हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप लोग भेजते हैं ना लीव पे कि नहीं, वीकेंड लीव्स पे, सैटरडे संडे? यस सर। भेजते हैं ना? हाँ, फिर उसके बाद आप यस डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन सर 2 वीक्स वाली का आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बिकॉज हमने कभी इतनी लंबी लीव नहीं भेजा। हाँ नहीं, वो तो वैसे एक प्रोविजन है ना, वो तो हम वो भी हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। और बल्कि आयरलैंड में आजकल तो तमाम लीव सस्पेंडेड हैं क्योंकि कोविड की वजह से। और इसी तरह मेरा ख्याल है इंग्लैंड में भी ज्यादातर लीव सस्पेंडेड है। और लीव में आपने बहुत ख्याल रखना होता है, बहुत सोच समझ के देनी होती है। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने मरीज को लीव पे भेजा और उसने जाके अपने आप को हैंग कर लिया, या किसी को शूट कर दिया, या ओवरडोज ले ली, वापस आ गया, या कूद लिया, तो लीव का यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि कोई खतरनाक किस्म के साइकोटिक सिम्टम्स ना आ रहे हों। इवन इफ द पेशेंट इज नॉट सेइंग कि वो सुइसाइडल है, लेकिन उसको आवाजें बहुत ही खतरनाक किस्म की आ रही हैं, डोंट सेंड देम डाउन लीव। हाँ, और जो इससे अगली बात यह है कि एक होती है अकम्पनीड लीव और एक होती है अनअकम्पनीड लीव ना। तो अगर कोशिश करें कि अकम्पनीड लीव पे भेजें शुरू में। अगर अकम्पनीड लीव पे वो कामयाब होता है, फिर आप अनअकम्पनीड लीव फिर आप कंसिडर करें। शुरू में किसी न किसी रिलेटिव को जिम्मेदारी सौंपें और कोशिश करें कि अभी लीव पे ना भेजें जब तक, अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर। क्योंकि वो लीव का पीरियड अक्सर मैंने देखा है कि उस दौरान कुछ मरीजों ने खुदकुशी की। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द थैंक यू। सेक्टर। ठीक है थैंक जी, यू सर। ओके, जी थैंक यू।